टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो बच्चों, कल अपन ने कौन सी कहानी करी थी भाइयों? कल अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे भाइयों, आप सभी को अच्छे से पता है कि मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी, जिनमें से मैंने आपसे कहा था कि 2 फॉर्म जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली फॉर्म थी बच्चों अपनी कल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जिसमें अपन ने क्या किया था, पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म अपन क्लियर कर चुके हैं। वेक्टोरियल फॉर्म बहुत सिंपल है, वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है हमारे पास जो सिलेबस में, वो है पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, मेट्रिकल फॉर्म, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखना, इसी फॉर्म को, ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म थी ना, इसी फॉर्म को इसमें पता है कैसे सेट करके दिखाऊंगा। तो आज अपन बात करेंगे बेटा पोलर फॉर्म के बारे में। हमने बोला लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने को बच्चों क्या करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सीधी सीधी सी बात है यार कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मतलब बातें चलनी चाहिए किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, साइन थीटा कोस थीटा, इस तरीके से बात होनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल उस तरीके से बात होगी। देखना इसी को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा। सबसे पहले तो मैंने ये आर्गेंट प्लेन बनाया, आर्गेंट प्लेन बोलो या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, रियल एक्सिस। और ये आपकी वाई एक्सिस होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, इमेजिनरी एक्सिस को। यहाँ पे हम ये वाली बातें करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बोला भैया ये एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है। जैसे ही आपने o को p से ज्वाइन किया, आपका बन गया बच्चों OP। OP आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, OP रिप्रेजेंट करता है मोड्स ऑफ z। ये अपन को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अच्छे से रिजल्ट देखने को मिल गया था। OP जो है वो क्या होता है बच्चों, मोड्स ऑफ z, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मेरे भाइयों, ताकि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना पाऊँ। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने थ्रू P ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन OQ। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। और मैंने आपसे बोला कि भैया ये जो OP है ना, ये एक्स एक्सिस की मतलब हमारी रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, थीटा, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जब मैं इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखता हूँ। अब मुझे ज्योमेट्रिकल फॉर्म को किस में रिप्रेजेंट करना है भैया, मतलब मुझे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको अब मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। भेजे में भी सही बात सेट है कि ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। भैया इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है ना, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई आपके पास वाई। पहले तो ये बात हुई क्लियर, ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चों कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाना स्टार्ट करता हूं, तो बच्चों अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, मैं आपसे बोलूँगा यार साइन थीटा क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो आप बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू PQ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला अपॉन में OP। PQ की वैल्यू मेरे भाइयों मैंने दे रखी है y, और OP जो है ना, OP आपको पता है मोड्स ऑफ z। तो OP की जगह क्या लिख देते हैं मेरे भाइयों, मोड्स ऑफ z। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो y की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, मोड्स ऑफ z को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन थीटा से। तो y की वैल्यू मिल गई मुझे। तो मैं क्या लिखूँगा, y इक्वल टू मोड्स ऑफ z मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये तो मुझे y की वैल्यू मिली। ऐसे ही मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने इस वाले ट्राइंगल में अब की बार क्या लगाया, कोस थीटा अप्लाई किया। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बच्चों, OQ, और अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आएगा बच्चों, OP। OQ अपॉन OP, OQ कितना है, OQ x है, और OP तो आपका वही मोड्स ऑफ z।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मोड्स ऑफ z कोस थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। तो भैया y की वैल्यू तो क्या आई, y की वैल्यू आई मोड्स ऑफ z साइन थीटा, x की वैल्यू आई मोड्स ऑफ z कोस थीटा। अब मैंने एक नया काम किया है यहाँ पे, ये जो OP है ना, ये OP की लेंथ को मैंने बोला कि सपोज OP की लेंथ मुझे नहीं पता, ये R है। इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि मोड्स ऑफ Z किसके बराबर है, R के बराबर है। मैंने आपसे क्या बोला, कुछ नयापन दिखाने के लिए आपके लिए। भैया ये जो OP की लेंथ है ना, OP इक्वल टू आपके हिसाब से क्या होता है, मोड्स ऑफ Z। मैंने बोल दिया यार मोड्स ऑफ Z को यहाँ पे एक नया नाम दे दो R। आपने कहा ठीक है इक्वल टू R, ये मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा r साइन थीटा। y क्या बन जाएगा, मोड्स ऑफ z की जगह r लिख दूंगा तो y आ गया r साइन थीटा। x क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा आपके पास r कोस थीटा। x आ गया आपके पास r कोस थीटा। तो y तो आया r साइन थीटा, x आया आपके पास r कोस थीटा। जाके पुट कर दो कहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y की जगह। वही मेरे भाइयों आपकी पोलर फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि अब के बार आपके जो कोऑर्डिनेट हैं x और y, कोऑर्डिनेट जो हैं x और y वो आ चुके हैं किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में आ चुके हैं। आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन, अभी अपन ने क्या वो स्टार्ट नहीं किया, तो वहाँ पे मैं आपको ये कहानी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि भैया स्ट्रेट लाइन के जो कोऑर्डिनेट अपन जब भी बातें करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन बताऊंगा पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म का मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है पोलर फॉर्म का मतलब। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो z क्या बन जाएगा बच्चों, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। x क्या है, r कोस थीटा, प्लस आयोटा तो आना ही है बेटा, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई, y कितना है, y है मेरे भाइयों r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे भी r आ रहा है, यहाँ पे भी r आ रहा है, एक काम करते हैं r कॉमन ले लेते हैं, ले लिया तो z इक्वल टू r तो बाहर आ गया बच्चों, ब्रैकेट में आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपसे कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, z इक्वल टू r बाहर ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गई हमारी कहानी, z इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मेरे भाइयों अपन बात करेंगे अब क्वेश्चंस की, कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएगा और हमें हमारा प्रोग्राम करना है। तो देखना बच्चों, क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। पहले पोलर फॉर्म को आप अच्छे से समझ लो। भैया पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म ये रही क्या, r ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गई हमारी कहानी। अब क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है भाई हमें कहा गया है राइट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो क्वेश्चन करवाऊंगा इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। राइट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबसे पहला है मेरे भाइयों मेरे पास जो आपकी बुक का है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है, -1 माइनस आयोटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये -1 माइनस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोल दो z दे रखा है भैया, z कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो क्या दे रखा है आपकी बार, -1 माइनस आयोटा। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें पोलर फॉर्म पता होती है। ठीक है भाई, तो हमें पोलर फॉर्म पता होती है, हम जानते हैं पोलर फॉर्म होती है r ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि भैया हमें ना कोस थीटा लाना पड़ेगा, साइन थीटा लाना पड़ेगा और r लाना पड़ेगा, ताकि अपन ये वाला काम कर सके। r किसके बराबर होता है बच्चों, आपने देखा था r हमारा बराबर होता है मोड्स ऑफ z के बराबर। इसका मतलब मोड्स ऑफ z लाएंगे, और मोड्स ऑफ z क्या होता है बच्चों, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है इसका रियल पार्ट और b क्या है इस नंबर का इमेजनरी पार्ट। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूट बनाइए। इस नंबर का रियल पार्ट कितना बच्चों, -1 का स्क्वायर प्लस इस नंबर का इमेजनरी पार्ट वो भी -1 है, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, तो वो भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा, 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 2। तो आपको पता लग गया r की वैल्यू कितनी आ गई, √2, क्योंकि मॉड्स ऑफ z आपके पास √2 आया। इसका मतलब r की वैल्यू मेरे भाइयों आपके पास क्या आ चुकी है, r की वैल्यू √2 आ चुकी है। तो r की तो कहानी खत्म हो गई। अब क्या करें, अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें आपने देखा a जो है ना
रियल पार्ट वो -1 है, बी जो है वो भी आपका -1 है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखिए ए और बी दोनों नेगेटिव है। कल ही पढ़ाया था मैंने आपको अच्छे से कि अगर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स और वाई की जगह पे ए और बी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अगर आप बोलते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। आप बोलेंगे सर x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों टेन थीटा के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं हमें अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा के बारे में बात करी अपन ने। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? मोड्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये आपका टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा ये निकालना है बच्चों। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बनाया मॉडुलस इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है बच्चों? -1। और रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट भी कितना है? -1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? टेन थीटा की वैल्यू आई 1। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आई। 1 का मतलब होता है बच्चों 45 डिग्री। तो टेन थीटा का मतलब क्या हो गया? 10 π/4। तो थीटा कितना आ गया आपके पास? थीटा आ गया आपके पास भाइयों π/4। थीटा कितना आ गया? π/4। तो थीटा की वैल्यू आपको π/4 मिल चुकी है। इसका मतलब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे थीटा की जगह π/4 रखना है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे भाइयों आपके पास कोस π/4, वो बनेगा साइन π/4। एक मिनट के लिए देख लीजिए अच्छे से। तो देख लीजिए मेरे भाइयों, यहाँ पे आपके पास जो थीटा आया, थीटा कितना आया? π/4। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है वो मैंने आपको कल भी सिखाई थी, आज फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू तो आ गई मेरे पास π/4, लेकिन मुझे उसके बाद ये डिसीजन लेना होता है कि क्या मुझे यही थीटा लेना है। मैंने देखा कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ तो मुझे यहाँ पे जो थीटा आता है ना, तो मुझे मेरा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, मतलब जो एंगल बना हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए आप जानते हैं कि मेरा जो अब मुझे थीटा लेना है वो क्या लूँगा, वो मैं लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। याद करिए अच्छे से, जो थीटा में लूँगा वो आएगा -π-थीटा। मैंने आपसे बोला था कल भी कि जब अपन इधर रहेंगे तब तो बोलेंगे π-थीटा, और इधर से आएंगे ना जब इस तरफ से आएंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए एंगल क्या लेना पड़ता है? -π-थीटा। सेकंड में होते तो सीधा π-थीटा, लेकिन थर्ड में तो नीचे से यूं आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? माइनस आगे लगा दो और सेम पिक्चर π-थीटा। तो मेरा जो थीटा आएगा वो क्या आएगा बच्चों? -π-π/4। तो π-π/4, पाई में से π/4 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? आप जानते हैं 4 को पाई से करेंगे 4π - π, 4π - π मतलब 3π/4, और आगे क्या लग रहा है? माइनस। तो माइनस का 3π/4 ये मेरा एंगल है। मतलब यहाँ पे थीटा की जगह मैं π/4 पुट नहीं करूँगा, मैं थीटा की जगह क्या पुट करूँगा? -3π/4। ये होती है रियल कहानी। तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना, जो भी आपका थीटा निकले निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चेक करो कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिस पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए x - 1 y - 1, वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से इसको माइनस करना है, थर्ड में है तो ये वाली पिक्चर अप्लाई करनी है, और फोर्थ में होता तो इसके आगे डायरेक्ट माइनस लगा देते। तो अब देखो मेरे दोस्तों, अब कहानी और मज़ेदार हो चुकी है। माइनस का 3π/4 ये आ गया मेरे पास। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म में लिखने वाला हूँ, z इक्वल टू r। r कितना आया था? √2 लिख दिया मैंने, √2। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा? माइनस का 3π/4 लिख दिया, प्लस आयोटा की जगह आयोटा, साइन थीटा ये लिख दिया साइन, और थीटा के प्लेस पे क्या लिखूंगा? माइनस का 3π/4 ये लिख दिया बच्चों। ये हो गई मेरी कहानी। तो z इक्वल टू √2 अपनी जगह एज इट इज है, कोस और यहाँ पे अंदर आ रहा बच्चों माइनस थीटा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो है मेरे बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखी है। तो मेरे भाइयों ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें याद कर लेना, मेरे लिए तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। कोस माइनस थीटा अगर होता है ना, तो इसका आंसर होता है मेरे बच्चों कोस थीटा। कोस माइनस थीटा मतलब कोस थीटा। कोस और सेक ये दो फंक्शन ऐसे होते हैं
कि अगर यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। कोस माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस और सेक, इनके अलावा जो चार बचे हुए हैं ना हमारे साइन, कोसेक, टेन और कोट, उनमें अगर माइनस आ रहा है ना तो आगे माइनस आ जाता है। जैसे अगर यूँ दे रखा है साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस तो आगे पहुंचा दो, माइनस आगे आ गया और लिख दो साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करने वाला हूँ मेरे भाई, इसलिए इतनी रामायण कर रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये रहा कोस माइनस थीटा, आंसर क्या आ जाएगा कोस थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा है ना तो आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा। तो वो पिक्चर देख लेना अब अच्छे से क्या करने वाला हूँ। तो देख भाई आंसर आ गया कोस 3π/4, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस का आयोटा साइन 3π/4। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये मैंने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पोलर फॉर्म होती है z इक्वल टू आर, ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिल्कुल उसी पिक्चर में z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि थीटा क्या है तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये रहा थीटा, क्या माइनस का 3π/4। ये हो गई बेटा इस क्वेश्चन की कहानी खत्म। अब एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए स्क्रीन पे, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे भाइयों, मज़ा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन करवाया और करवाते हैं अब सारी पोलर वोलर सब खत्म है कहानी। ये देखो ये मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जानबूझ के मैं ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्यों लेके आया, क्योंकि इसमें सबसे पहले अपने को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। देखिए न्यूमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब ये क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, ये तो बात क्लियर है। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक सिखाई थी आपको, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप पहले तो मल्टीप्लाई का सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों माइनस, तो प्लस वाला ऊपर प्लस वाला ही नीचे, उससे मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा से न्यूमिनेटर को और 1 + 3 आयोटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ये कहानी सेट कर दो, मज़ा आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या आया बच्चों 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 + 3 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा, ठीक है भाई। 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, 2 3 जा 6, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस का 6। ये हमेशा याद रखना, गलत ना हो। 1 - 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा, आइडेंटिटी a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर। a कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b कौन है, b है 3 आयोटा। तो बेटा एक बार 3 आयोटा को ही रहने दीजिए और उसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर तो 1 में से आपको 6 को माइनस करना है तो माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ पे तो आ गया बच्चों, यहीं पे लिख देता हूँ मैं -5, ठीक है। और 3 आयोटा + 2 आयोटा क्या आ जाएगा 5 आयोटा, प्लस का 5 आयोटा, -5 प्लस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा का स्क्वायर। 1 तो अपनी जगह 1 ही है, -3 आयोटा का स्क्वायर, आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो -9, बाहर क्या बेटा माइनस, तो +9, 1 + 9। तो वहाँ पे पता लग गया कि कहानी आ चुकी है -5 + 5 आयोटा अपॉन 10। तो एक बार लिख देते हैं -5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9 मतलब 10 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप एक काम कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन आपका दिल करे तो आप -5 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। 5 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 10। 5 से मेरा 10 कट जाएगा बच्चों 2 बार, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिड्यूस होके क्या बन गया, वो बन गया -1 + आयोटा अपॉन 2। ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + आयोटा अपॉन 2। अब कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट क्या है तो -1/2। कोई बोले इमेजनरी पार्ट क्या है तो प्लस का 1/2। तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, रियल पार्ट अलग कर देता हूँ, इमेजनरी पार्ट अलग कर देता हूँ, क्योंकि 2 जो है ना दोनों के डिनोमिनेटर में। तो इसको लिख देता हूँ भाइयों -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो ये हो गई हमारी पिक्चर क्लियर। ये तो हो गया रियल पार्ट और वो हो गया इमेजनरी पार्ट। तो अब देखना बच्चों क्या है मेरी कहानी, देखते जाइए आप। हो गया मेरा प्रोग्राम, तो मैं रियल पार्ट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो लिख देता हूँ कि भैया मुझे रियल पार्ट जो x है, x आ गया -1/2।
इमेजनरी पार्ट जो y है, y आ गया बच्चों प्लस का 1/2। क्या निकालना है? मोड्स ऑफ z निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मॉडुलस निकालना है मतलब मोड्स ऑफ z निकालना है। मोड्स ऑफ z निकालना है मतलब वही आपका r। मोड्स ऑफ z क्या होता है? r होता है। तो रूट के अंदर क्या लिखते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ए और बी मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब सीधी सीधी कहानी ये होती है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो मॉड्स ऑफ जेड मतलब आपका मॉडुलस मतलब कि आपका आर, उसका आंसर आने वाला है बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/4, अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 + 1 मिलके 2, 2/4। तो आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू रूट के अंदर 2/4 और कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है। तो मुझे पता लग गया मोड्स ऑफ जेड जो मेरा मॉडुलस है वो आ गया बच्चों 1/√2। तो आर की वैल्यू तो आ चुकी है 1/√2। एक काम तो हो गया, आर मतलब मोड्स ऑफ जेड वो आ चुका है 1/√2। मॉडुलस में निकाल चुका हूँ। अब क्या निकालना है? अब आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने से पहले अपना थीटा निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर दो, टेन थीटा। कितने बढ़िया क्वेश्चन है यार, और कितने सीधे सिस्टमेटिक एकदम। टेन थीटा इक्वल टू मॉड्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। तो टेन थीटा निकलने वाला है। टेन थीटा इक्वल टू मॉड्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या है बच्चों इमेजिनरी पार्ट? 1/2। ये रहा आपका 1/2 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट क्या है? माइनस का 1/2। ये रहा माइनस का 1/2। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। बेटा पूरी दुनिया जानती है आंसर 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आ रहा है, मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों? प्लस का 1। आप कहेंगे कि 1 तो इतना बढ़िया आदमी है, 10 में 10 45 की वैल्यू होती है और 45 का मतलब होता है π/4। तो टेन थीटा इक्वल टू 10 π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली? थीटा की वैल्यू मुझे मिली π/4। तो क्या मुझे यही थीटा काम में लेना है? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि ये जो पॉइंट है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि यहाँ पे बच्चों x जो है ना, x तो है -1/2 और यहाँ पे y जो है वो है 1/2। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है रे मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका थीटा है तो भैया फिर ऐसी कंडीशन में ये थीटा नहीं लेना है काम में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल पाई में से माइनस हो जाएगा बच्चों। ये वाला एंगल पाई में से माइनस हो जाएगा। तो लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। जब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है फिर प्रॉपर काम करना पड़ता है। लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस कितना है बच्चों? π/4। पाई माइनस π/4, 4 पाई में से पाई जाएगा 3 π/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट आपको पता लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या बच्चों? 3 π/4। अब क्या करना है? किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब तो बच्चों का खेल हो गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म याद होनी चाहिए। इसलिए भाई मैंने पहले ही आपको है ना पोलर फॉर्म सिखा दी थी अभी कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने को पोलर फॉर्म लिखनी है। तो z इक्वल टू क्या होता है? r तो बाहर, ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो z इक्वल टू r मतलब मोड्स ऑफ z लिख दो 1/√2, ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट एक बार कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। ये लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? कोस थीटा। थीटा कितना आएगा रे? कोस 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4, साइन 3 π/4। कहानी खत्म। ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई। तो पोलर फॉर्म ये होती बच्चों, याद कर लो, मज़ा आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। तो z इक्वल टू r, ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल टू 1/√2 कोस 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। तो बच्चों इतने सीधे सीधे क्वेश्चन है यार, तो आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, आप जब तक चेक कर लो।
अब बच्चों आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा दे रखा है यार। आपके एनसीईआरटी से वैसे मैं बहुत कम चीज़ें बताना प्रेफर करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरी आदत आर.डी. शर्मा से ज़्यादा है पढ़ाने की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है उसमें। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे देखते हैं यहाँ कोस पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3। सर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फर्क पड़ रहा है, देने दो ना, पाई बाय 3 की वैल्यू पुट कर दो आप। अपने को इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को किस में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया, z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाय 3। पाई का मतलब क्या बेटा 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 60, तो कोस 60 प्लस आयोटा साइन 60। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, कोस 60 जो है वो साइन 30 होता है, मतलब 1/2। तो यहाँ पे तो आंसर क्या आ गया बेटा 1/2 प्लस आयोटा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों क्या √3/2। तो इसको कैसे लिख देंगे √3/2 और आयोटा को यहाँ लिख दो, क्योंकि अपन ऐसे लिखते हैं जब भी कोई भी नंबर लिखते हैं 1/2 प्लस आयोटा √3/2, या आप यूँ लिख दीजिए 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब इसको क्या कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अपॉन में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिवीजन के लिए हमेशा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1/2 यहाँ प्लस था तो माइनस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में √3/2 आयोटा, अपॉन में भी सेम 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये काम करना स्टार्ट किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। आयोटा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 1/2 माइनस √3/2 आयोटा से। ब्रैकेट में लिख दो ताकि और अच्छे से रहेगा। तो ये देखिए आयोटा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 माइनस √3/2 आयोटा से। न्यूमरेटर में तो ये कहानी है। डिनोमिनेटर में आप जानते हैं बच्चों आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा को 1 से करेंगे तो 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा। आयोटा को यहाँ करेंगे बच्चों तो आप जानते हैं आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और √3/2 अपनी जगह ऐसा कैसा रह जाएगा √3/2। -1 को 1/2 से करेंगे माइनस का 1/2, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। और 1 को √3/2 आयोटा से करेंगे तो √3/2 आयोटा, √3/2 आयोटा। चलो साहब अपॉन में आ जाते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3/2 का रूट वाले का करेंगे, रूट हट जाएगा 3/4 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 यहाँ जाके प्लस का काम करवा देगा, प्लस। और √3/2 का स्क्वायर आपने किया था कितना आया था बच्चों 3/4। इसका मतलब इसका आपने स्क्वायर किया तो √3 का 3, 2 का 4, 1/4 प्लस 3/4। कोई भी समझदार आदमी आके कह देगा कि सर इसको तो लिखना ही बंद कर दो, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 4, 4/4 1, तो डिनोमिनेटर में 1 बन गया, मतलब जो न्यूमरेटर में है वही है जो कुछ भी है। तो भैया न्यूमरेटर में मेरे पास क्या रहा रे, देखना भाई, न्यूमरेटर में मेरे पास रहा √3/2 और माइनस का तो 1/2। तो ये तो मेरा रियल पार्ट हो गया, और आयोटा वाले को एक साथ कर लेता हूँ। तो जो z है ना वो बन गया बच्चों √3/2 माइनस का 1/2। ये तो बच्चों मेरा रियल पार्ट बन गया। और आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, ये प्लस का आयोटा कॉमन ले लिया, आंसर आ जाएगा सेम √3/2 प्लस 1/2। ये लो बच्चों ये नंबर बन गया। ये देखिए आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लिया, √3/2 को पहले लिख दिया √3/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे √3/2 माइनस 1/2। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। अब आया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अभी तक तो ये अनशंट दे रखा था बच्चों, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है ना। तो अब अपन इसका काम करना स्टार्ट करेंगे। क्या कोई भी कहेगा मुझसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है, मैं क्या कहूँगा, पोलर फॉर्म होती है z इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब मुझे सारी मेहनत करनी पड़ेगी, r निकालना पड़ेगा। r का मतलब है मोड्स ऑफ z, मोड्स ऑफ z का मतलब रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब इस पूरे वाले पार्ट का स्क्वायर, √3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसे लिख देता हूँ √3 माइनस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट भी सेम है, रूट के अंदर 3 + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये लो मेरे भाइयों, तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, करता हूँ। देखिए आप क्या कहेंगे,
आर इक्वल टू मॉड्स ऑफ जेड, आर इक्वल टू मॉड्स ऑफ जेड इक्वल टू रूट में पिक्चर चलाओ। आप कहेंगे न्यूमरेटर में तो स्क्वायर कर दो सर जी, आइडेंटिटी लगेगी। रूट थ्री का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 -2 रूट थ्री 2ab और अपोन में 4। सेम कहानी यहाँ पे, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 4। 3 + 1 3 + 1 4, 4 - 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाएगा सेम पिक्चर 4 + 2 रूट थ्री और डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक देख लीजिए बच्चों अच्छे से, 3 + 1 4 किया है, बाकी यही है सेम पिक्चर वहाँ पे। ठीक है, ये कहानी मेरी। अब इसके बाद देखना, आप कहेंगे कि सर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इसका भी 4 है इसका भी 4 है, तो न्यूमरेटर वालों को प्लस कर देते हैं। तो देखना मॉड्स ऑफ जेड सिंप्लीफाई होकर कितना बढ़िया बनने वाला है। रूट के अंदर 4 - 2 रूट थ्री, 4 - 2 रूट थ्री, और बच्चों यहाँ क्या है प्लस, +4 + 2 रूट थ्री, +4 + 2 रूट थ्री। जिंदगी खराब होने वाली बेटा 4 रूट थ्री की, सॉरी 2 रूट थ्री की। 2 रूट थ्री से 2 रूट थ्री कैंसिल, 4 + 4 आ गया आपके पास बच्चों कितना 8। तो मॉड्स ऑफ जेड जो है वो कितना आने वाला है, रूट के अंदर 8/4। लगने में कैसा लग रहा था, अजीब सा, और सिंप्लीफाई होकर कितना बढ़िया बन गया। 4 + 4 8, 8/4, 4 से 8 कट गया बच्चों 2 बार, तो मॉड्स ऑफ जेड की वैल्यू आ गई √2। मतलब एक काम तो पूरा हुआ, क्या आर निकल गया, आर मतलब मॉड्स ऑफ जेड। तो आर तो लेके आ गया बेटा, आर कितना है √2। अब आर तो आ गया, आगे का भी तो काम करना है बेटा ज़िंदगी में, कि आर तो आ चुका है √2। चलो बहुत अच्छी बात है, आर तो आ गया। अब क्या करें, अरे अब तो बहुत कुछ करना है, अभी तो अपने को आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा मेरे भाइयों। ठीठा ठीठा, उसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। आर्गुमेंट के लिए क्या कहानी चलती है, tan थीटा इक्वल टू मॉड्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ये लो मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड्स ऑफ इमेजनरी पार्ट, ये रहा बच्चों इमेजनरी पार्ट, √3 + 1/2, √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ये रहा √3 - 1/2। 2 से तो 2 नहीं मर जाएगा, क्या बचा √3 + 1/√3 - 1। तो tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू मेरे पास आंसर आ चुका है बच्चों √3 + 1/√3 - 1। बहुत सारे बच्चे ये आंसर देखते हैं पागल हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये क्या आ गया, यहाँ पे तो ना तो 1 आ रहा है, ना 1/√3 आ रहा है, ना √3 आ रहा है, सर क्या करें। घबराओ मत, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है अपन ने। ये देखो यहाँ पे √3 + 1/√3 - 1, √3 कॉमन ले लो, मैं दिलाता हूँ ना तुमको ज़िंदगी का मज़ा। बस आर की वैल्यू याद रखो कि आर कितना है, आर जो हमारा था वो √2 है भैया, काम आएगा। ये आर √2 आया था, यहाँ पे tan थीटा ये आया ना, लिखो tan थीटा इक्वल टू √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन लेते ही बन जाएगा 1 + 1/√3। सब ट्रिक है मेरे पास, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे रखा है यार, एकदम शानदार दे रखा है, मज़ेदार। तो tan थीटा क्या आ गया, √3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/√3, डिनोमिनेटर में भी √3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 1 - 1/√3। ये लो √3 से √3 को निपटा दो। अब आप कहेंगे अभी भी क्या हो गया सर, अभी भी हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। भैया अब तो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 1 + 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3। पता है ये एक फॉर्मूला बन चुका है टेन का, tan a - b का फॉर्मूला बना दिया मैंने इसको। अगर आपको नहीं हो यकीन तो बताने वाला हूँ, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में tan a - b का। tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b। tan a - b का, ये tan a + b का फॉर्मूला बना दिया, ऊपर प्लस है ना, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया बच्चों आपके सामने tan a + b का। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अगर नहीं हो यकीन तो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आप उसको अपने नोट्स को ओपन करना मेरे भाइयों, जो आपने लिखे हो तो आपको अपना पता लग जाएगा कि tan a + b का फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अगर यहाँ माइनस होता है ना तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा, इतना सा फर्क है। तो tan a + b का फॉर्मूला है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। यहाँ पे पता है a की जगह क्या है, a की जगह तो है π/4,
मतलब 45 डिग्री, 1 से लगाया मैंने आइडिया। और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की, मतलब π/6। तो ये पता है कौन सा फॉर्मेट बना हुआ है, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ना, ये बना हुआ है 10 π/4 + π/6। नहीं हो यकीन तो मैं दिखाऊंगा ना, मैं दिलाऊंगा यकीन मेरे दोस्तों को, आप सबको यकीन मैं दिलाऊंगा। ये देखिए, अगर ए की जगह मैं π/4 रखूं और बी की जगह मैं π/6 रखूं, तो फिर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आंसर ये आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 10 π/4 + 10 π/6, क्योंकि ए की जगह π/4 है, बी की जगह π/6 है। ठीक है साहब, 1 - 10 π/4 × 10 π/6, क्योंकि 10 है × 10 भी होता है। इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप, अभी मज़ा आने वाला है आपको। 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, प्लस 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है, 10 π/6 मतलब 10 30, 1/√3। ये लो न्यूमरेटर तो पकड़ो, डिवाइडेड बाय 1 - 10 है 10 भी, 1 - 10 है 10a, मतलब a की जगह π/4 है, तो 1 इंटू और π/6 कितना होता है, 1/√3। 1 को 1/√3 से करेंगे तो क्या आएगा रे, 1 - 1/√3 तो आएगा, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो वही आता है। इसका मतलब ये जो कहानी इधर आई, ये आंसर है किसका, 10 π/4 + π/6 का। तो इसका मतलब इस वाली कहानी को क्या लिख दूं, इस वाली कहानी को लिख दूं मेरे भाइयों क्या, 10 π/4 + π/6। तो ये जो मेरा आंसर आया tan थीटा आया मेरे पास बच्चों, ये 1 + √3/1 - 1/√3। तो इसका आंसर क्या होता है, 10 π/4 + π/6। तो tan थीटा = 10 π/4 + π/6। ये हो गई कहानी खत्म। tan थीटा = 10 π/4 + π/6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, थीटा = π/4 + π/6। ये हो गई हमारी कहानी बेटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने को किस में रिप्रेजेंट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार अच्छे से देख लो मेरे भाइयों, कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो ठीक है बच्चों, आप सभी ने अच्छे से समझ ली मेरी बात। तो थीटा क्या है, π/4 + π/6। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 और 4 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों 6 और 4 का एलसीएम तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। 6 और 4 का एलसीएम अपने क्या ले लिया बच्चों, 12 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3π, प्लस 12 को 6 से करेंगे 2 आएगा, 2 को पाई से करेंगे 2π। तो आंसर आ गया थीटा की वैल्यू 5π/12। थीटा की वैल्यू आई मेरे पास भाइयों यहाँ पे 5π/12। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, आप जानते हैं मुझे चेक करना होता था कि ये पॉइंट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो सीधा सीधा एकदम मेरा आंसर z = मैं क्या बोलता हूँ, r cos थीटा + i sin थीटा। तो थीटा मेरा क्या रहेगा, 5π/12। r जो है बच्चों वो मैंने निकाला था, आपसे मैंने बोला भी था याद रखना √2। तो z = √2 और ब्रैकेट के अंदर कोस और थीटा के प्लेस पे आ जाएगा बच्चों 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12 एंड द पिक्चर इज ओवर। z = √2 cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपने को स्टार्टिंग में दिया था उसका क्या है बेटा, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। और अब अपन बेटा कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे बच्चों।